नाम डॉक्टर तलहा है और मेरा ताल्लुक शोबा न्यूरो सर्जरी से है और बतौर न्यूरो सर्जन मैं ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि ब्रेन ट्यूमर्स को किसी एक वीडियो में मुकम्मल तौर पर बयान नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि मैंने फ़ैसला किया कि इस टॉपिक पर एक मुकम्मल सीरीज़ बनाई जाए जिसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के ट्यूमर्स को मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन करें, उन ट्यूमर्स में क्या क्या अलामात आती हैं, उनका इलाज किस तरह से मुमकिन है और कैसे बर वक्त तशख़ीस की जा सकती है, वो क्या अलामात या वार्निंग साइंस हैं जो कि ब्रेन ट्यूमर से मुतासरा अफराद में अर्ली आ जाते हैं और अगर बर वक्त किसी न्यूरो सर्जन से रब्ता कर लिया जाए तो ब्रेन ट्यूमर की बर वक्त तशख़ीस की जा सकती है। ब्रेन ट्यूमर्स को समझने से पहले आपको अपने दिमाग के मुतल्लिक समझना होगा। इंसानी दिमाग को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया जाता है और ब्रेन ट्यूमर इनमें से किसी भी हिस्से को मुतासर कर सकता है। ब्रेन ट्यूमर्स की भी मुख्तलिफ इकसाम होती हैं और इनको क्लासीफाई यानी कि तकसीम करने के भी मुख्तलिफ तरीके हैं। अमूमी तौर पर ब्रेन ट्यूमर्स को इस तरह से क्लासीफाई किया जाता है कि दिमाग के जिस हिस्से को वो मुतासर करते हैं उस हिस्से की रसौली बता दी जाती है। इसके अलावा मेनिंजियोमा, ग्लायोमा, बायोप्सी पर की जाने वाली क्लासिफिकेशन है। इस सीरीज के आगाज में हम पहले ब्रेन ट्यूमर्स को इस तरह से डिस्कस करेंगे कि वो दिमाग के किस हिस्से को मुतासिर करेंगे तो क्या अलामात आएंगी। उसके बाद सीरीज में आगे चलकर हम खास किस्म के ट्यूमर्स पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे जैसे कि ग्लायोमाज, मेनिंजियोमाज, मेडिलोब्लास्टोमाज और इसके अलावा भी ट्यूमर्स की जितनी इकसाम है। हम ये भी गुफ्तगू करेंगे कि क्या हर ब्रेन ट्यूमर कैंसरस होता है या कुछ रसौलियां बेजरर भी होती हैं, किस रसौली को कीमो रेडियो की जरूरत होती है और किस रसौली को अगर मुकम्मल तौर पर निकाल दिया जाए तो बाद में आपको किसी किस्म की शुआएं लगवाने या कीमोथेरेपी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो कौन से ट्यूमर्स हैं जिनकी अगर जल्द तशखीस ना की जाए तो वो इंसान के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं, चाहे उनका मुकम्मल तौर पर इलाज भी कर दिया जाए। ट्यूमर का लाइफ स्पैन कितना होता है, जैसा कि आपको डॉक्टर्स बताते हैं कि जी आपके पास इतना वक्त है जो कि आप ज़िंदगी का गुजार सकते हैं, इसके बाद आपकी ज़िंदगी मुश्किलात का शिकार होगी और हो सकता है आपकी मौत भी वाक़या हो जाए। इन तमाम बातों पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरीज़ के आगाज़ से पहले आपको इंसानी दिमाग को समझना होगा। इंसानी दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। इंसानी दिमाग को अमूमी तौर पर दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, एक राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और एक लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जो कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इंसानी दिमाग का राइट हिस्सा जिस्म के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है और इसी तरह लेफ्ट हिस्सा जिस्म के राइट साइड को कंट्रोल करता है। जो लोग अपने ज़्यादातर काम सीधे हाथ से करते हैं, मिसाल के तौर पर लिखना, खाना, पीना, ऐसे अफराद में उनका लेफ्ट हेमिस्फीयर डोमिनेंट होता है, यानी कि उनके दिमाग का जो लेफ्ट साइड है वो ज़्यादा काम करती है और इसकी न्यूरो सर्जरी में एक अपनी इंपॉर्टेंस है जिसका तज़किरा हम आगे आने वाली वीडियोस में तफसीलन करेंगे। अगर सेरिब्रल हेमिस्फीयर को हम फर्दर डिवाइड करें तो इसको 4 लोब्स में तकसीम किया जाता है, फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब, जो कि दिमाग के पिछले हिस्से में वाक़या होती है। इन लोब्स के अपने अपने फंक्शंस होते हैं। इसके अलावा एक 5वीं लोब भी होती है। बाज़ न्यूरोसर्जन इसको एक लोब कंसीडर करते हैं, यानी कि दिमाग का एक अलग हिस्सा कंसीडर करते हैं। अभी आप अपनी स्क्रीन पर दिमाग की डिफरेंट लोब्स को देख सकते हैं। हम इस वीडियो में इन तमाम लोब्स के फंक्शंस भी डिस्कस करेंगे। फ्रंटल लोब जो कि दिमाग का सबसे बड़ा और अहम हिस्सा होता है, ये पेशानी के बिल्कुल पीछे मौजूद होता है। इसके बहुत से अहम अफ़आल हैं। सबसे अहम मोटर कंट्रोल है, यानी कि ये आपके जिस्म की हरकत व सकनात को कंट्रोल करती है। आपकी सोचने और समझने की सलाहियत और आपकी फ़ैसला साजी यानी कि डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करती है। आपकी शख्सियत यानी कि आपकी पर्सनैलिटी को बनाने में अहम किरदार अदा करती है। आपका रवैया, आपका मूड, ये तमाम चीज़ें भी फ्रंटल लोब कंट्रोल करती है। फ्रंटल लोब में ही आपके बोलने की सलाहियत मौजूद होती है। फ्रंटल लोब का एक हिस्सा होता है जिसको ब्रोकाज एरिया कहा जाता है, जो कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये आपके बोलने की सलाहियत को कंट्रोल करती है, यानी अगर आसान अल्फाज में बताया जाए तो ये आपकी ज़ुबान को कंट्रोल करती है। इसके अलावा आपके जज्बात पर कंट्रोल करना और आपके मूड को कंट्रोल करना भी आपके फ्रंटल लोब का ही काम है। पेराइटल लोब जो कि आपके दिमाग के ऊपर और दरमियान में वाक़या होती है, जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, इसके भी बहुत अहम फंक्शंस होते हैं। सबसे अहम फंक्शन इसका एहसासात से मुतल्लिक है, यानी कि आपकी सेंसेशंस को कंट्रोल करना है, जैसा कि छूना, दर्द, दबाव, दर्जा हरारत वगैरह को कंट्रोल करना पेराइटल लोब का काम है। जिस्मानी आगाही या बॉडी अवेयरनेस कि आपके जिस्म का दाहिना हिस्सा कौन सा है और आपके जिस्म का बायां हिस्सा कौन सा है, ये तमाम चीज़ें पेराइटल लोब कंट्रोल करती है। हिसाब किताब करने और नंबर्स के जानने पहचानने में भी पेराइटल लोब का अहम किरदार है। सिमत और जगह का सही अंदाजा लगाना यानी कि स्पेशल अवेयरनेस भी इसी लोब का काम है। आपकी कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स भी पेराइटल लोब के हिस्से में आती है, यानी कि आप जो काम कर रहे हैं उसके जिस्म के साथ हम आहंगी, मिसाल के तौर पर मैं बोल रहा हूं उसके साथ साथ मैं जो हरकत कर रहा हूं, मेरे बाजू जो हरकत कर रहे हैं, ये तमाम भी पेराइटल लोब के फंक्शंस में से
ایک فنکشن ہے. تیسرے نمبر پر ٹیمپورل لوب آتی ہے جو کہ آپ کے دماغ کے دونوں اطراف میں کان والے حصے کے قریب واقع ہوتی ہے. اس کے بہت اہم فنکشنز ہیں جس میں سب سے اہم آپ کی سننے کی صلاحیت ہے. مثال کے طور پر آپ میری گفتگو سن کر جو پروسیس کر رہے ہیں یہ تمام چیزیں آپ کی ٹیمپورل لوب کنٹرول کر رہی ہے. ٹیمپورل لوب کے افعال میں زبان کو سننا اور سمجھنا یعنی کہ آواز کو پہچاننا اور اس کے مطلب کو سمجھنا، لینگویج کمپریہنشن یا زبان کو سمجھنا. ٹیمپورل لوب میں ایک اہم حصہ واقع ہوتا ہے جس کو ورنکی ایریا کہا جاتا ہے. یہ زبان کو سمجھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. ٹیمپورل لوب ہی آپ کی یادداشت یعنی میموری بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، خوف، خوشی اور دیگر جذبات کو کنٹرول کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی شارٹ ٹرم میموری یا فیشیل ریکگنیشن کو بھی کنٹرول کرتی ہے یعنی کہ چہروں کی پہچان اور ان کو یاد رکھنے کی صلاحیت. اس کے بعد آکسیپیٹل لوب آتی ہے جو کہ دماغ کے پچھلے حصے پر واقع ہوتی ہے. اس کا اہم کام بینائی سے متعلق ہے اور یہ آپ کو دیکھنے میں مدد دیتی ہے. اس لوب کا کام آنکھوں سے آنے والی معلومات کو پروسیس کرنا ہے اور اس کو آپ کے دماغ کو ریلے کرنا ہے. اس کے علاوہ جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں انہیں یاد رکھنا، مختلف قسم کی اشیاء کو اور ان کی ڈائمنشنز کو دیکھنا اور سمجھنا، رنگوں کو دیکھنا اور سمجھنا، اور اس کے علاوہ حرکات و سکنات کو دیکھنا اور سمجھنا بھی اسی لوب کے افعال میں سے ایک ہے. اب جبکہ میں آپ کو دماغ کے تمام لوبز کے فنکشنز بتا چکا ہوں تو آپ ماشاءاللہ اتنے سمجھدار ہیں کہ آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ جب بھی ان میں سے کوئی بھی فنکشن متاثر ہونا شروع ہوگا تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ وہ اسپیسیفک ایریا متاثر ہو رہا ہے، چاہے وہ کسی فالج کی وجہ سے ہو رہا ہے یا پھر کسی رسولی کی وجہ سے ہو رہا ہے. لہٰذا جب بھی آپ کو اس قسم کی کوئی علامت ظاہر ہو آپ کو فوراً اپنے نیورو سرجن یا نیورولوجسٹ سے رابطہ کرنا چاہیے. سیریبرل کارٹیکس کے علاوہ آپ کے دماغ کے اور بھی حصے ہوتے ہیں جس کو برین سٹیم اور سیریبیلم کہا جاتا ہے جو کہ ابھی آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں. عمومی طور پر دماغ کا یہ حصہ جسم کی انوالنٹری موومنٹس کو کنٹرول کرتا ہے. مثال کے طور پر آپ کا سانس لینا، آپ کے دل کا دھڑکنا اور آپ کے ہاضمے کا جو نظام ہے وہ یہ تمام چیزیں دماغ کے ان حصوں کے کنٹرول میں ہوتی ہیں. سیریبیلم کی اگر بات کی جائے تو اس کا کام بیلنس مینٹین کر کے رکھنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سے کام ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو چکر آئیں یا آپ اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے سیریبیلر ایریا کے اندر کوئی مسئلہ یا کوئی رسولی ہو. امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی اور یہ ویڈیو ہماری آنے والی ویڈیوز کے لیے ایک بیس کا کام کرے گی یعنی کہ ایک بنیاد کا کام کرے گی. آنے والی ویڈیوز میں ہم ڈفرینٹ لوبز کے ٹیومرز میں جو علامات آتی ہیں اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے. سو اسٹے ٹیونڈ اور اس چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں. تھینک یو سو مچ.